को समझेंगे। वन ऑफ द मेथड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द वीडियो। यहाँ पर मैं एक और सिंपल मेथड से बैलेंसिंग आपको समझा रहा हूँ, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा इस मेथड से। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज वी हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो देखिए बैलेंसिंग में आपको करना क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए बैलेंस इक्वेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होता है प्रोडक्ट बनने के बाद उसका मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास में जो मास है वो सेम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर सेम नहीं है। यू कैन सी देयर आर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एंड देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन हियर। तो ये बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख दें, कौन कौन से एलिमेंट है। वी हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ले लें, वी हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देयर आर ओनली 2 एलिमेंट, और इनको अपन लिख देते हैं कितने कितने। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। वी हैव 2 ऑक्सीजन हियर एंड 1 ऑक्सीजन हियर। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यानी 2 से मल्टीप्लाई आपको इस पूरे को करना है। एक चीज और ध्यान रखें, जब आप बैलेंस कर रहे हैं तो बेटा यहाँ नीचे की तरफ आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, फिर वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी बैलेंसिंग करनी है वो आपको यहाँ पर जो भी आपके पास कंपाउंड लिखा है उसके जस्ट आगे की तरफ, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट। ठीक है, तो वो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं अपन इसको, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखें नंबर आप आगे लिखेंगे, नीचे कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने जब यहाँ 2 प्लेस किया है तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गई, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। नाउ अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास, वी हैव 2 हाइड्रोजन हियर, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए 4 हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका मेरे पास यही है कि मैं यहाँ पर इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसको यहाँ 2 लगा दिया। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है, दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है, बैलेंस। फिर हाइड्रोजन को अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन, वी हैव 4 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव 4 हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस, ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, लेट्स हैव सम डिफिकल्ट इक्वेशन, इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट लेते हैं अपन, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी वो भी। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का। सपोज वी हैव आयरन एंड वी रिएक्ट इट विद वाटर, देन इट फॉर्म Fe3O4 एंड H2। ठीक है, नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो जैसा मैंने कहा सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं, कौन कौन से हैं, वी हैव आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आप देखिए आयरन आपके पास कितना है, वी हैव 1 आयरन एटम एलिमेंट हियर और वी हैव 3 आयरन, यहाँ पर 3 आयरन है हमारे पास। तो जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पर आयरन बैलेंस नहीं है, तो हमारे पास एक ही तरीका है आयरन को बैलेंस करने के लिए, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ आयरन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी Fe3 हो गया और ये 3 नीचे लगा हुआ है, दैट मीन्स 3 आयरन यहाँ पर हो गए। कम टू द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड का ऑक्सीजन देखिए कितना है आपके पास, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आप देखिए ऑक्सीजन अब हमारे पास में, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गए लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड में 4 है ही हमारे पास। नाउ ऑक्सीजन इज आल्सो बैलेंस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हमारे पास, 8, फिलहाल हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ओनली 2 हाइड्रोजन। ध्यान रखना बेटा 2 नीचे लगा हुआ है, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट 2 है आपके पास। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 8 है, वहां 2 है, दैट मीन्स अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस 2 हाइड्रोजन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो नाउ यू कैन चेक, अब आप चेक कर सकते हैं, वी हैव 3 आयरन हियर एंड 3 आयरन हियर, दोनों तरफ आयरन इक्वल है। फिर देखिए ऑक्सीजन, वी हैव 4 ऑक्सीजन हियर एंड 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और हाइड्रोजन 8 यहां पर है और 8 यहां पर है। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस, अब ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो बेटा ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम बैलेंस कर रहे हैं। एक रिएक्शन और ले लेता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद यू विल फील वेरी मच कंफर्टेबल हाउ वी कैन बैलेंस अ रिएक्शन, कि किस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखिए हम यह रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड if react with water it form magnesium hydroxide and ammonia NH2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे बैलेंस करना है। तो पहले आप एलिमेंट्स लिख लें कौन कौन से हैं। वी हैव मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वी हैव 4 एलिमेंट्स, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम देखिए कितने आपके पास, वी हैव 3 मैग्नीशियम हियर। ठीक है, चलो मैं इसके इक्वल में लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और यहाँ मैग्नीशियम हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करें कि मैग्नीशियम इक्वल हो जाए, तो यहाँ 3 मैग्नीशियम, वहां 1 मैग्नीशियम। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास मैग्नीशियम 3 हो जाएंगे और मैग्नीशियम बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ आपको 3 लिखना भी पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि आपने मैग्नीशियम को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें जब इस मैग्नीशियम को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरे इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है ऑल आर मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये भी 3 से मल्टीप्लाई में आ गए। नाउ नाइट्रोजन की बात करें, वी हैव 2 नाइट्रोजन हियर एंड 2 नाइट्रोजन एंड वी हैव 1 नाइट्रोजन हियर। यहां हमारे पास नाइट्रोजन एक ही है। ठीक है, अब नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 वहां 1, दैट मीन्स 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं समझना इस चीज को ध्यान से, यहाँ मिस्टेक करते हैं बेटा स्टूडेंट। देखिए यहाँ मैंने होल ट्वाइस लिखा है, दैट मीन्स 2 तो ये है ही, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ है, बट होल कंपाउंड इज मल्टीप्लाइड बाई 3 आल्सो। तो अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यानी 6 ऑक्सीजन है हमारे पास में यहाँ पर। तो वी हैव 6 ऑक्सीजन हियर, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, और यहाँ ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो ओनली 1 ऑक्सीजन हियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 6 करने के लिए क्या किया जा सकता है कि ऑक्सीजन हमारे पास में 6 हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो हमारे पास ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस, अब ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को चेक करना है हमें। ठीक है, तो हाइड्रोजन को इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है 6 हो गया। अब हाइड्रोजन को देखें, तो हाइड्रोजन अब कितने हमारे पास, देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 हाइड्रोजन हियर। यहाँ हमारे पास 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 6 एंड 6 12 हाइड्रोजन। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। आपके पास मैग्नीशियम 3 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 3 है, 2 नाइट्रोजन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। यस बोलिए बेटा। सेकेंड लास्ट वाला स्टेप, ओके ओके नो प्रॉब्लम। मैं एक बार वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं, है ना, एक बार वापस से देखें आप, लेट मी रिपीट इट अगेन, ध्यान से देखें। देखिए हमें इन 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। मैग्नीशियम 3, फिलहाल एक बार इम्बैलेंस कर दूं मैं, एक बार फिर बैलेंस करते हैं ना। यस, अब देखिए मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 मैग्नीशियम, और यहाँ हमारे पास मैग्नीशियम 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों तरफ इक्वल करने हैं मैग्नीशियम। तो एक ही तरीका है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले मैग्नीशियम को, तो आपके पास 3 मैग्नीशियम हो जाएंगे। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब मैग्नीशियम बैलेंस हो गया है। फिर आप नाइट्रोजन की तरफ आएंगे, तो नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ 2 नाइट्रोजन है N2। ठीक है, बट वी हैव ओनली 1 नाइट्रोजन हियर, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, लिख देता हूँ 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन। ठीक है, अब आपको क्या करना है नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए कि वहां पर यहाँ 2 है, वहां भी 2 करना है आपको।
तो 2 के लिए मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो यानी अब 2 और 2 इक्वल हो जाएंगे नाइट्रोजन। तो यहां तक तो सिंपल दिख रहा है। अब जब मैंने यहां पर 3 और 2 लगा दिया है तो नेचुरल है उससे आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी इनबैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखें, तो ऑक्सीजन यहां पर हमारे पास ओनली 1 ऑक्सीजन इज हियर, तो यहां मैंने 1 लिखा है। बट राइट हैंड साइड में अगर मैं ऑक्सीजन देखता हूं तो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखिए मैंने ये कहा OH होल ट्वाइस, तो इसका मतलब ये है कि ये O जो है वो 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ O जो है ये 2 से मल्टीप्लाई में है और हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई में है, ओके। तो यहाँ 2 तो है, फिर आप यहाँ पर देखो मैग्नीशियम लिखा हुआ है और फिर आगे मैंने 3 और लगा रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये 3 जो है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ हमने काउंट कर लिया था कि ऑक्सीजन 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट मीन 6 ऑक्सीजन हो गए आपके पास, तो यहां मैंने 6 लिख दिया है। अब अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम देखिए यहां हमारे पास 6 ऑक्सीजन आ रहे हैं और यहां हमारे पास 1 ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ऑक्सीजन 1 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, यहां 6 लगा दिया मैंने, तो अब हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों तरफ ऑक्सीजन इक्वल हो गए हैं। फिर हाइड्रोजन को चेक करें, तो हाइड्रोजन देखिए ये क्या है, 2 और मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, 2 नीचे लगा हुआ है और आगे 6 लगा हुआ है, इसका मतलब 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो आपके पास 12 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करें, देखिए 3 हाइड्रोजन और 3 किससे मल्टीप्लाई में है, 2 से, तो यानी 3 और 2 कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 हाइड्रोजन आपके पास यहाँ है। और यहाँ देखिए ये होल ट्वाइस है, तो यानी 2 हाइड्रोजन और वो 2 किससे मल्टीप्लाई है, 3 में, तो यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 6 and 6 टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया आपके पास, 12 हाइड्रोजन हो गया। तो अब आपके पास ये जो रिएक्शन है ये पूरी तरह से बैलेंस है, ठीक है। तो बेटा इसमें जैसे एक बार में आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में आप तभी कर पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह की जो रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई हैं उनको पहले इम्बैलेंस फॉर्म में लिखें और इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप कर लेंगे इस चीज को, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूरी है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि बेटा आज अपन को कोशिश ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके जितना हो सके, तो थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, लेंगे अपन इस चीज को, और इसमें अपना पजल नहीं हो, क्योंकि हमने जो स्लो वीडियोस है, मतलब हर चैप्टर के जो बहुत आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है वो अपन ने वीडियो अपलोड भी किए हुए हैं। तो यहाँ अपन थोड़ा क्विक रिवीजन ले रहे हैं कि सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, दैट इज टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, बेस्ड ऑन हीट, इवॉल्व और रिलीज, कि कोई भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या रिलीज, सॉरी एक ही बात होगी, इवॉल्व और एब्जॉर्ब लिख दिया, ठीक है, एब्जॉर्ब। तो यहां मेरा कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट जो है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसके बेस पर आप रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक। तो देखो एक्सो मीन्स होता है बाहर, थर्मिक मतलब होता है हीट, ठीक है। तो किसी रिएक्शन में अगर हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि A plus B, if they react to each other and form C plus D and heat is evolved, और heat evolve होती है, तो such type of reaction is called exothermic। किसी भी रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकल रही है तो उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर जैसे A प्लस, एंडो मीन्स हो गया अंदर, थर्मिक मीन्स हो गया हीट, यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट को अंदर लिया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, ऐसी रिएक्शन को अपन एंडोथर्मिक कहते हैं। तो A प्लस B प्लस हीट गिव्स C प्लस D,
तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पर अगर मैं हीट लिख रहा हूं तो दैट मीन्स हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और वही हीट अगर मैं प्रोडक्ट साइड में लिखता हूं दैट मीन्स हीट इज बीइंग रिलीज, तो हीट को क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। तो अगर हीट आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है दैट मीन्स हीट रिलीज हो रही है और वो एक्सोथर्मिक है, और अगर हीट जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई दिख रही है आपको दैट मीन्स हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो आप देखिए, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, तो आप देखिए जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन कितना बड़ी एग्जांपल है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, ग्लूकोज डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करता है, लेकिन उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और उसी की वजह से आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज, उसका एक ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस, and you know in photosynthesis process food is prepared by plants जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रोसेस में करते क्या है वो देखिए, जो वाटर है, जैसे ए मैंने मान लिया वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, बी CO2, और हीट यानी सनलाइट से वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके फूड की प्रिपरेशन करते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो आपके पास में क्या एंडोथर्मिक है, क्योंकि सनलाइट की फॉर्म में वो क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एक मेरे को एक बार रेज हैंड इसमें दिखाई दे रहा है, सार्थक गुप्ता, हाँ सार्थक बोलो क्या बोल रहे हो, यस सार्थक, सार्थक वांट टू से एनीथिंग, नो, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल बेटा, ओके 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 ओके, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं उन रिएक्शंस में से आपको क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलेंगे भी और मिलते भी हैं, ठीक है, एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन वर्ड किससे बना है, कंबाइन से बना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज द वर्ड फाउंड बाय कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या होता है, मिलना, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या एलिमेंट और कंपाउंड या दो कंपाउंड आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, सिंपल एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two or more simple substance combine to form a single substance. That type of reaction is called combination reaction. अब इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। We are dividing it into three categories. First, element plus element gives compound. ठीक है? If two elements combine together to form a single compound, ठीक है, एक तो ये रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे वी नो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ओके, एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एन एलिमेंट। ये दोनों एक सिंगल एलिमेंट है, ध्यान रखना। यहाँ H2 एलिमेंट में आपके पास दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट में भी आपके पास दो एटम्स हैं, यू हैव टू एटम्स हियर, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं दे फॉर्म H2O, 2H2O, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट कंबाइन होकर के एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए हैं। आप देखो दोनों कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि एक कंपाउंड की फॉर्म में है। सेकेंड जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो इस तरह हो सकती है कि सपोज वी हैव एलिमेंट, ऐसे नहीं चले, कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस भी लिख सकते हैं। देखिए वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट इफ दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन है। जैसे एग्जांपल देखिए CaO,
ठीक है, वी हैव टू एलिमेंट्स है। कंपाउंड पता नहीं क्या होता है बेटा, जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स हो। जैसे वी हैव कैल्शियम हियर एंड ऑक्सीजन हियर, तो ऑक्सीजन और कैल्शियम मिलकर के एक कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये रिएक्शन कर रहा है सपोज एलिमेंट चाहिए ना हमको, ये रिएक्शन मतलब है, क्योंकि एक एलिमेंट और होना चाहिए इसके अंदर। आप इसको यूं ले लो, सॉरी ये नहीं ले, ये ले SO2 प्लस O2, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कंपाउंड है आपके पास SO2, सल्फर एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है इसमें। सेकेंड इज ऑक्सीजन, दिस इज एन एलिमेंट। अब ये दोनों कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं SO3। ठीक है, इसको बैलेंस कर देता हूं मैं, नाउ इट इज बैलेंस। तो यहां पर कंपाउंड एंड एलिमेंट कंबाइन होकर के एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड गिव्स और न्यू कंपाउंड, मतलब दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, उसे भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने लिया था CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3। तो आप देख सकते हैं CaO एक कंपाउंड है बिकॉज इट हैज टू एलिमेंट, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इट इज आल्सो कंपाउंड। and newly formed compound calcium carbonate, this is also a compound because it has three elements, इसमें तीन एलिमेंट्स है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड एलिमेंट एंड कंपाउंड कंपाउंड। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम इसमें। तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। मान लो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, तो यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू विल बी आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको 4 एग्जांपल दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट या कंपाउंड एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर अगर सिंगल एलिमेंट सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। यस बोलिए बेटा। यस, प्रॉपर नहीं आ रही, जस्ट ए मिनट, अभी आ जाएगी, एक सेकेंड। नाउ इट इज प्रॉपर, अब दिख रही है बेटा? ओके, मुझे बस अभी भी नहीं दिख रही। हाँ बेटा, इसमें समटाइम इट हैपेंस दैट देयर इज अ इशू ऑफ कनेक्टिविटी from sometime from my side and sometime from your side, and if it is from my side then I can resolve it by again tapping the video option। तो यह एक वीडियो ऑप्शन आता है, उसको एक बार आप टैप कर लें तो उससे क्या होता है कि कई बार वो जो कनेक्टिविटी का इशू होता है ना, थोड़ा सा उसमें रिसॉल्व हो जाता है। वीडियो अगर पॉज हो जाती है, वीडियो की क्लियरिटी नहीं है, तो एक बार वीडियो ऑप्शन को टैप करके मतलब ऑफ करके वापस ऑन कर लें। ठीक है, तो वहां थोड़ा रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। चलिए, और वैसे प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और आफ्टर 2 और 3 आवर्स ये रिकॉर्डिंग जो है मैं यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वेदांता स्टडीज के ऊपर। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एक मेरे नाम से आप सर्च कर लेना, केमिस्ट्री बाय राजेंद्र शर्मा, तो आपको यूट्यूब पर एक चैनल मिल जाएगा, वहां पर मैंने 10th के वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, रिविजन वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, और सब्सक्राइब चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उससे एक बेनिफिट होगा कि जैसे जो 10th का कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखिए नाम से पता चला डिकम्पोज से डिकम्पोजिशन बना है, और डिकम्पोज का मतलब होता है, हमें पता है, ब्रेक डाउन होना, टूट जाना। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होकर के दो सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, यानी एक सिंपल सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन के भी टाइप्स होते हैं कि डिकम्पोजिशन कई तरह से करा सकते हैं आप। थर्मल डिकम्पोजिशन करा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करा सकते हैं, और फोटो डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट अपन देख रहे हैं यहां पर, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। एंड सेकेंड इज, थर्मल के बाद है हमारे पास में, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड द थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन। अब समझते हैं इसे, ठीक है। देखिए, पहला मैंने कहा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। अगर आप डिकम्पोजिशन करा रहे हैं बट बाय प्रोवाइडिंग हीट टू अ सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है, एंड यू हीट इट, आप इसको हीट करते हैं। ये जो बेटा मैंने डेल का साइन बनाया है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। आप हीट भी लिख सकते हैं ऊपर अलग से। तो जब आप इसको हीट करेंगे इट विल चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो क्योंकि हीट देने पर ये दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन हमारी बुक में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन दिए हुए हैं, मैं उसके एग्जांपल भी आपके लिए ले लेता हूं क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड फर्स्ट इज लेड नाइट्रेट, देखिए PbNO3, लेड नाइट्रेट, इसको अगर आप हीट करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, देन लेड नाइट्रेट जो है इट चेंजेस इनटू लेड ऑक्साइड। एक तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेड ऑक्साइड में। सेकेंड ये बनाता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहां ध्यान रखना बेटा, जब इसका डिकम्पोजिशन हुआ है लेड नाइट्रेट का, तो इससे एक गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी हो रही है, ये सॉलिड बन रहा है। लेकिन जो NO2 गैस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है, ध्यान रखना, BROWN। तो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि इफ अ कंपाउंड ऑफ लेड is heated strongly in a test tube, it produce a brown color gas, ठीक है। write the name of that gas, उस गैस का नाम बताएं। तो गैस का नाम जान लेते हैं, NO2 गैस है जो ब्राउन कलर की होती है, जो प्रोड्यूस होती है जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराया जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। आप हीट दे रहे हैं और सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसी रिएक्शन को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। लेकिन अगर आप हीट नहीं दें, आप इलेक्ट्रिक करंट पास करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करें सब्सटेंस में और वो डिकम्पोज हो जाए, तो उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जैसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में आप देखिए H2O वाटर, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं, देन इट डिकम्पोजेज इनटू 2H2 प्लस O2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस फॉर्म में। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट देने पर ये इसमें चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और इसमें बेटा इनका रेशियो जरूर ध्यान रखें आप। देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि किस रेशियो में इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ध्यान रखें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो इनका रेशियो जो है 2:1 है, यानी हाइड्रोजन जो है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन डबल फॉर्म होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अगर ये 1 लीटर हो रहा है ऑक्सीजन, दैट मींस हाइड्रोजन 2 लीटर फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। नेक्स्ट आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट, ठीक है, फोटो मीन्स लाइट। और अगर लाइट की प्रेजेंस की वजह से कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, इट फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। और इसका यूज जो है ना बेटा फोटोग्राफी में किया जाता था, आजकल तो नहीं करते। पहले जो कैमरा से फोटो खींची जाती थी, जिसमें रोल आते थे, रील आती थी, तो वहां पर एक सब्सटेंस का उसके ऊपर लेयर होता था जो फोटो रिएक्शन करता था, तो उसमें इसका यूज होता था। तो इसमें जैसे एक तो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो AgBr एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस है जो कि लाइट से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखता हूं, ठीक है, इसको मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखता हूं, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म Ag प्लस Br2। Ag और Br2 की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। AgBr तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब आप इसमें लाइट पास करेंगे तो इसका कलर जो है ना वो ग्रेइश व्हाइट हो जाएगा। तो ग्रेइश व्हाइट जो होता है ना, वो सिल्वर तो पता ही हमें कैसा होता है, Ag सिल्वर ही तो है, तो सिल्वर की फॉर्मेशन हो रही है, तो कलर चेंज हो गया। सिमिलरली AgCl भी फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता है, वो भी Ag की फॉर्मेशन करेगा।
तो यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, ये क्लियर है बेटा? तो ये वैसे मैं समझा रहा हूं, और अगर आपको जैसे फिर भी प्रॉब्लम हो ना, तो बेटा ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसको दोबारा रन करके देख लेना, ठीक है? जो लिख नहीं पा रहे हो वो चाहे तो बाद में इसको लिख भी सकते हैं पॉज करके। ओके, चलिए, ये डिकम्पोजिशन की बात हो गई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना मतलब हटाना, डिस्प्लेस वर्ड से बना है डिस्प्लेसमेंट। तो एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है रिएक्शन में, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। बट यहां हमें याद क्या रखना है? द एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यह एग्जाम्पल ले रहे हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ओके, तो देखिए जिंक को मैंने सॉलिड फॉर्म में लिया है, कॉपर सल्फेट को मैंने एक्वस फॉर्म में लिया है। ध्यान रखना, एक्वस मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट को आपने वाटर में डिसोल्व कर दिया, और जिंक जो है मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है, यानी जिंक मेटल को सॉलिड फॉर्म में आपने उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। तो अब रिएक्शन क्या होगी? तो इस रिएक्शन को समझने से पहले ये समझे कि जिंक और कॉपर की अगर मैं रिएक्टिविटी को कंपेयर करता हूं, ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी की कंपेयर करता हूं, तो ये इनकी रिएक्टिविटी है, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और ये चीज ध्यान रखें, एलिमेंट विच इज मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां जिंक कॉपर को हटा सकता है, ठीक है, जिंक कॉपर को हटा सकता है। कई बार होता है ना क्लास के अंदर, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा हेल्दी ज्यादा है, तो थोड़ा वीक स्टूडेंट को हटा देता है, बाकी टीचर को अगर कंप्लेन करे तो फिर उसकी पिटाई भी हो जाती है, नहीं? चलिए, तो यहां पर वही है कि जिंक थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉपर थोड़ा वीक है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां हम क्या करें, इसको देखो, जिंक को कॉपर की जगह लिख दो आप, जिंक सल्फेट बन गया आपके पास, और कॉपर जो है वो बाहर निकल गया। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेटा एक यूज भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा है और कौन कम रिएक्टिव है, और फिर एलिमेंट को एक सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं, ठीक है, एक सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं। जैसे अब मैं यहां पर मैंने ये लिखा है, एक सीरीज लिख रहा हूं मैं सिंपल सी, जैसे एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू बुक लिख देता हूं मैं, तो यू विल गेट हेल्प फ्रॉम इट। जैसे यहाँ एक सीरीज लिख रहा हूं मैं, पोटेशियम, सोडियम, देन बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंड वी हैव एल्यूमिनियम, जिंक, एंड जिंक के बाद फिर आयरन, आयरन के बाद मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं कोबाल्ट, देन निकल, निकल के बाद Sn, देन पीबी के बाद फिर हाइड्रोजन, देन कॉपर, कॉपर के बाद आ गया आपके पास Ag, देन Au, एंड देन प्लेटिनम। अब जरा इस चीज को समझना, ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, इन एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरह से, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो इस तरह से है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे कम रिएक्टिव प्लेटिनम है, और पोटेशियम जो है इट इज मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, ठीक है। तो यहां पर ये अपन ने पता कैसे लगाया कि हमने यहाँ रिएक्शन करा करके देखा कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, जो जिसको डिस्प्लेस कर रहा है उससे ज्यादा रिएक्टिव है, और उसके बाद ये अरेंज कर दिया इन्हें। तो ये जो अरेंजमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है, ये जो सीरीज बनेगी अरेंजमेंट की, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, इसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और ध्यान रखिए बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो कम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है कंपाउंड में से, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन में यहां बता देता हूं आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, देखिए कैल्शियम प्लस जिंक सल्फेट, और एक मैं रिएक्शन लिख देता हूं मैग्नीशियम प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि देखो विच रिएक्शन इज पॉसिबल एंड विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे,
तो यहां हम देख रहे हैं कि क्या कैल्शियम जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप इसमें चेक करें, देखिए कैल्शियम यहां पर है, जिंक यहां पर है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हम देख पा रहे हैं कि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो बिल्कुल कैल्शियम कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनेगा और जिंक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें मैग्नीशियम और सोडियम को, देखिए इसमें मैग्नीशियम है, दिस इज मैग्नीशियम, और इसमें सोडियम है, दिस इज सोडियम। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्या मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव और सोडियम इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सके। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से एप्लीकेशन है कि हम बता सकते हैं कि कौन रिएक्शन करेंगे और कौन रिएक्शन नहीं करेंगे, कुछ किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, किसमें नहीं होगी, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो, ठीक है। तो एक बार ये रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने लिया, इसको रख कर रहा हूं। अब फिर आगे चलते हैं अपन। अब देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जो मैंने बात की थी, ये बात की थी मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर मैं बात करता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डबल वर्ड आ गया है, इसमें क्या खास होगा, लेट्स सी। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अभी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखा था जहां एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। एक साथ दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करें तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक रिएक्शन को समझते हैं, देखिए NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस, ठीक है। एक्वस का मतलब वाटर सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए हमारे पास में आयंस क्या है? Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, Ag प्लस आयन है, NO3 माइनस आयन है, ठीक है। यहाँ दो आयंस है आपके पास। तो अब यहां पर क्या होगा, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, अगर उस एक्वस सॉल्यूशन को आप एक दूसरे में मिक्स करेंगे, ठीक है, while you mixing both the solution into each other, what will happen? They will form a precipitate. वो precipitate की फॉर्मेशन करेंगे and there will be exchange of ions. ions का exchange होगा कैसे? ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन होगी? देखिए AgCl की फॉर्मेशन होगी और साथ में NaNO3 बनेगा। NaNO3 एक्वस बनेगा, वाटर सॉल्यूशन होगा, जबकि AgCl जो है ना बेटा, ये ध्यान रखना, व्हाइट कलर का एक PPT बनाएगा। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। यानी जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, यस कुछ बोल रहे बेटा? एक्वस मतलब बेटा, एक्वस टर्म जो है वो एक्वा वर्ड से लिया गया है और एक्वा मतलब होता है वाटर, यानी वाटर का कोई भी सॉल्यूशन आप बनाएंगे वो एक्वस है। जैसे आपने वाटर के अंदर NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है ना। अगर आपने पानी में थोड़ा नमक डिसॉल्व कर दिया तो आप बोलेंगे कि वो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब मेरा कहने का मतलब है, इस रिएक्शन में ये भी आपने वाटर सॉल्यूशन लिया, ये भी आपने वाटर सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करते ही एक व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा, एकदम से व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा। क्योंकि पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन का एक और नाम है, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसलिए इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये शायद एक क्वेश्चन मैंने उसमें दिया भी था आपको, एक क्विज सेंड की थी मैंने। अच्छा, उसके बारे में एक बात और बता रही थी मुझे। देखिए मैंने एक क्विज आपको असाइनमेंट के अंदर सेंड की थी, तो उसमें स्टूडेंट्स ने क्या है कि आंसर टाइप किया, लेकिन कुछ में ये था कि आंसर सही होते हुए भी गलत शो कर रहा था। तो उसका रीजन बेटा ये है कि एक्चुअली वो जो ऐप है ना वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आप कैपिटल स्मॉल की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह स्मॉल कर देते हैं तो उसको भी इनकरेक्ट कर देता है। या फिर जैसे प्रेसिपिटेशन है, आपने उसके आगे लिख दिया फर्स्ट में प्रेसिपिटेशन, सेकंड में ये, तो फर्स्ट लगा दिया और मैंने आंसर में फर्स्ट नहीं लगाया,
तो उसको इनकरेक्ट कर देगा। तो उसमें पजल्ड नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि उसका आंसर तो एक्चुअली हमें दिखता ही है जब हम उसको चेक करते हैं कि आपने ये आंसर लिखा था और करेक्ट ये था, उसने गलत शो कर दिया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपका अब जो टेस्ट होगा या एग्जाम होगा उसके अंदर हम कोशिश करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दें। तो आपको क्या करना होगा कि जो 4 ऑप्शन होंगे उसके अंदर से आपको करेक्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन दूर रहेगा। तो उसमें या तो वो सही होगा या गलत होगा, दो में से एक ही चीज की है ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, एक स्टूडेंट का रेज हैंड मुझे दिख रहा है। लेट मी सी हु इज दिस पर्सन इज। कौन है? काव्य खंडेलवाल। यस काव्य, वांट टू से समथिंग? क्या वीडियो पॉज हो गया? ओके, जस्ट ओके ओके। अब रन कर रहा है बेटा? आ रहा है, ओके ठीक है। चलिए, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में हमने बात कर ली और आगे चलते हैं। देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको और समझते हैं। देखिए, हाँ बोलो बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट में, हाँ बिल्कुल, मोस्ट बेटा एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट को ही अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह रहे हैं। बाकी इसमें हाँ बनता है प्रेसिपिटेशन, लगभग सभी भी बनता है, ठीक है। बाकी अभी आपके 10th के सिलेबस तक जो है जितनी भी रिएक्शंस दी हुई है उन सब में प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो रही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो आप उसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट को ही प्रेसिपिटेशन कह रहे हैं सब, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, तो अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो आपके पास है, अवेलेबल है वीडियो उसमें। तो ऑक्सीडेशन जैसा नाम से पता चल रहा है, देखो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सी वर्ड आ रहा है इसमें। तो जहां ऑक्सी वर्ड आ रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन होगा। अगर किसी सब्सटेंस में ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इन अ सब्सटेंस में ऑक्सीजन के एडिशन को आप क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। लेकिन अब इसका अपोजिट कर दे तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो रिमूवल है, ऑक्सीजन इन फ्रॉम अ सब्सटेंस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में देखिए, मैग्नीशियम में अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन कराता हूं, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम यहां अकेला मैग्नीशियम है, नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में इसका अपोजिट करें, सपोज वी हैव कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और हम इसको हीट करते हैं, लेट्स हीट इट, और अगर इसे हीट करते हैं तो देन इट चेंजेस इनटू कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड केवल कॉपर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? रिडक्शन का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली ये तो एक डेफिनेशन हो गई इसकी। सेकंड डेफिनेशन हम ध्यान रखें फिलहाल कि ऑक्सीडेशन और क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल जो है उसको भी हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन का रिमूवल वाली एक रिएक्शन देखें अपन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और इसको अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर, ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास H2O की फॉर्मेशन होगी और प्लस सल्फर रिलीज हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, देखिए, ठीक है, H2S एंड S, तो आप देखिए H2S में केवल S ही बच गया मेरे पास, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है दैट मीन्स हाइड्रोजन रिलीज हो गया, और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन जो है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर यहां पर अगर सेकंड रिडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं अपन सेकंड, तो यहां अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ, हम यही एग्जांपल एक और ले लेते हैं, चलो
सपोज वी हैव H2S एंड इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करा दें, ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, देखिए 2HCl प्लस सल्फर। तो अब यहां पर हम कंपेयर करें कि हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां देखिए क्लोरीन अकेला है हमारे पास, ओनली Cl2। नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू 2HCl, अब ये 2HCl में चेंज हो गया, तो क्लोरीन के साथ H ऐड हो गया, दैट मीन्स यहां पर क्लोरीन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया। अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिलीज हो जाए तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो, एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो रिडक्शन। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको रिएक्शन दी जा सकती है, उस रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड विच सब्सटेंस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो उसको देख करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब आप पहचान पाएंगे बेटा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है वो रिडक्शन है, और जिसमें हाइड्रोजन के एडिशन है वो रिडक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई which substance is undergoing oxidation and which one is reduction, ठीक है। अब चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो इसके बाद एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं कोरोजन, कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, देखिए कोरोजन भी एक तरह से रिएक्शन है जिसमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद एयर मॉइस्चर। जैसे हम यहां ले लेते हैं कोई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल, और ये रिएक्टिव मेटल जो है ना बेटा ध्यान रखना एयर से। अब एयर में तो हमें पता है गैसेज होती है, गैसेज कौन कौन सी होती है, गैसेज जैसे ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है। इन गैसेज से वो रिएक्शन करता है मेटल, और साथ में मॉइस्चर, ठीक है। इन सब चीजों को मिला करके ये सारी चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन करेंगी, एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगी। और जो ये अनडिजायरेबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोरोजन, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। अब कोरोजन का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आप देखो रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा आपने, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। व्हाट हैपेंस व्हाइल आयरन गेट रस्टेड, तो कैसे होता है, देखो जब आयरन जो होता है हमें पता है ग्रे कलर का होता है, ठीक है, शाइनिंग होती है उसके अंदर एक जो बिल्कुल प्योर आयरन होता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें जब रस्टिंग स्टार्ट होगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, है ना, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, और उसके ऊपर एक ऐसी लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी जो काफी ब्रिटल होगी, ठीक है, भुरभुरा सा हो जाता है वो, ठीक, और बहुत उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो वही क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, वही एक कोरोजन का एग्जांपल है। तो आई थिंक कोरोजन बेटा समझ में आ गया क्या है। कोरोजन के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ध्यान रखना, कॉपर जो होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन लेयर आ जाती है उसके ऊपर, ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, ठीक है, और आयरन पर कैसी लेयर आ जाती है, ब्राउनिश लेयर ऑन आयरन, ठीक है, और एजी जो होता है उसके ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है, ब्लैकिश लेयर, ठीक है। जो सिल्वर होता है वो काला हो जाता है धीरे धीरे, आयरन जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, कॉपर ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इसके ऊपर जो अनडिजायरेबल लेयर की फॉर्मेशन हो रही है जिससे मेटल डिटीरियोरेट हो रहा है, मेटल खराब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं। तो आई थिंक कोरोजन क्लियर है बेटा। अब कोरोजन को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कितने मेथड है, देखो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें, तो जो आपके पास मेटल है उसके ऊपर ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, पेंटिंग कर दें। तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर बन जाएगी, जैसे आपने पेंटिंग कर दी मेटल के ऊपर, आप मोस्टली देखते भी होंगे कि आयरन से बनी हुई जो चीजें हैं जैसे गेट्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पेंट करने का रीजन ये होता है कि जब उसके ऊपर पेंट होगा तो वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो पेंट की जो लेयर है वो बैरियर का काम करेगी, इट विल वर्क एज बैरियर, ठीक है, और इस वजह से उसको कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एक गैल्वेनाइजेशन होता है, आपने सुना होगा कि किसी मेटल के ऊपर अगर हम जिंक की लेयर को डिपोजिट कर दें, उसके ऊपर जब तक वो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जिंक की लेयर अपन चढ़ा देंगे
तो जब तक जिंक की लेयर उसके ऊपर रहेगी तब तक उसका रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है, इससे भी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसको आप क्या करें, वैक्यूम में रखें जहाँ एयर ही नहीं है, तो फिर रस्टिंग नहीं होगी। मॉइस्चर से दूर रखें तो भी रस्टिंग नहीं होगी। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट कोरोजन। अब कोरोजन के बाद थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आए हम, तो इसके बाद बात आती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखिए, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? एक्चुअली रेंसिडिटी में आप ये देखिए, जो फूड स्टफ्स होते हैं, फूड मतलब जो कैसे होते हैं, ऑयली, ठीक है, या फिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट या फैट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जो फूड स्टफ होते हैं ना बेटा, ध्यान रखना, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो फूड आइटम है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये जैसे मान लो ये प्योर फूड था और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद जब जो फूड होगा हमारे पास में, इस फूड के अंदर ध्यान रखना, इसकी स्मेल, इसका टेस्ट जो है, ये दोनों चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, चेंज हो गई है, उसका टेस्ट भी चेंज हो गया, उसकी स्मेल भी चेंज हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। एक्चुअली रेंसिडिटी में होता क्या है, जो फूड होता है बेटा, उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि कई दिनों तक अगर अपन किसी जैसे चिप्स वगैरह हैं, उनको फ्राई करने के बाद उसको रखें हम लोग, क्योंकि उसमें फैट वगैरह होता है काफी, तो उसमें क्या होता है, धीरे 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 उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, या फिर उसका टेस्ट जो होता है वो भी खराब हो जाता है, टेस्ट मतलब चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसका, और स्मेल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब है, इस प्रोसेस को ही आप क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलेंगे। अब रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं आप? हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी? इट्स वेरी सिंपल। अगर जिनसे रेंसिडिटी हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन से रेंसिडिटी हो रही है, इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इफ वी प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, वी कैन इजिली प्रिवेंट द रेंसिडिटी। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपने देखा होगा, जो चिप्स होते हैं ना बेटा, उन चिप्स के पैकेट्स के अंदर आप देखते हैं एयर को फिल करके रखा जाता है। एक्चुअली वो एयर नहीं होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, केवल प्योर नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है, तो अगर नाइट्रोजन भर के रखेंगे तो नेचुरल है कि उसकी रेंसिडिटी को वो रोक देगा, तो खराब नहीं होगा काफी दिनों तक अगर उसको रखेंगे तो आप। इसके अलावा उसको वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वैक्यूम पैकिंग के अंदर भी क्या होगा कि एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। कुछ लोग उसमें ऑयल ऐड करते हैं। ठीक है, ऑयल ऐड करने से भी क्या होता है कि वो ऑयल जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। ठीक है, कई बार शुगर सिरप बना देते हैं, शुगर सिरप के सॉल्वेंट के अंदर उसको, सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप कर देते हैं, उससे भी इसको रोका जा सकता है। देयर आर सो मेनी वेज बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट। लेकिन अभी आप रेंसिडिटी को समझें कि व्हेन फूड स्टफ like fat, carbohydrate, they come in contact with oxygen, they get oxidized and their odor and their taste get changes, and this process is called rancidity, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई रेंसिडिटी की। चलिए, रेंसिडिटी के बाद में थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर मैं, क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड है, ठीक है, तो इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटा, मैं उन क्वेश्चंस को अभी यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखें बेटा, जो एसिड बेस का जब अपन डिस्टिंग्विश करते हैं कि एसिड किसे कहते हैं, देखिए एसिड को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। एक तो हम कहते हैं एसिड वो सब्सटेंस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। ये क्लासिकल डेफिनेशन है एसिड की, मतलब पहले टेस्ट से पहचाना जाता था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। इसके अलावा फिर एसिड हम उन्हें भी कहते हैं, दो सब्सटेंसेस विच टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये एक्चुअली लिटमस क्या होता है बेटा? लिटमस एक तरह का सॉल्यूशन है, जो लाइकेन नाम का कोई प्लांट आता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसका जो केमिकल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटमस कहते हैं, लिटमस की तरह यूज में लेते हैं।
फिर लिटमस जो है ना वो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर शो करता है। अगर अपन लिटमस को एसिड में डालेंगे, मतलब एसिड को थोड़ा सा लिटमस में डालेंगे तो लिटमस का कलर जो है अगर वो ब्लू है तो वो रेड हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा एक पीएच से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सभी सब्सटेंस बेटा जिनका पीएच जो है ना वो 7 से लेस होता है। अभी पीएच के बारे में बात करूंगा मैं, पीएच क्या होता है। तो अभी ये समझे कि जिनका पीएच जो है वो 7 से कम होता है उन सबको हम एसिड की कैटेगरी में रख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करता हूं तो बेस को हम कह रहे हैं कि बेस वो सब्सटेंस है जो कि क्या होते हैं, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में बीटर होते हैं, ठीक है, कड़वे होते हैं। इसके अलावा विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, उनको भी आप क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट पीएच, द पीएच ऑफ दीज सब्सटेंसेज आर ग्रेटर देन 7। इनका पीएच जो होता है ना बेटा 7 से ग्रेटर होता है। अच्छा, एक यहां पर टर्म और काम में आई है, इंडिकेटर। इंडिकेटर समझना, ये जो मैंने यहाँ लिटमस यूज में लिया है ना, लिटमस, एक्चुअली लिटमस क्या कर रहा है बेटा, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। वो अपने कलर को चेंज कर रहा है और बता रहा है कि जो इसमें सब्सटेंस अपन ने ऐड किया वो एसिड था या बेस था, क्योंकि इसका एसिड बेस के साथ रिएक्शन अलग अलग है, कलर चेंजिंग अलग अलग है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड या बेसिक सब्सटेंस में डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है, सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, एंड इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। उसको पता लगाने के लिए अपन इंडिकेटर को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर ध्यान रखना। इसके अलावा एक टर्म और आती है बेटा जिसको हम कहते हैं, एक तो इंडिकेटर हो गया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपने कलर को नहीं, जो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, इसमें स्मेल की अगर हम बात करें तो वेनिला एक्सट्रैक्ट आता है, ठीक है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है वो एसिडिक बेसिक मीडियम में उसकी स्मेल जो होती है ना बेटा वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और केवल इंडिकेटर जो अपन यूज में ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया लिटमस लिया है, इसके अलावा फिनोफिथिलीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं, तो उसको हम केवल इंडिकेटर कह रहे हैं। और जो स्मेल को भी चेंज करते हैं उनको अपन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे एक स्टेप आगे चलें, तो हमने एसिड और बेस तो ये देख लिया कि इन्हें अपन एसिड कह रहे हैं, इसे बेस कह रहे हैं। तो इसमें भी ध्यान रखना बेटा, इनकी कैटेगरी होती है कि जो एसिड्स होते हैं उन एसिड्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग व्हाइल सम आर वीक। सिमिलरली बेस की अगर हम बात करते हैं तो बेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सम ऑफ द बेसेस आर स्ट्रॉन्ग, some of the bases are strong and some of the bases are weak. But how can we identify the given substance is strong acid or strong base or strong weak acid or weak base? कैसे पता लगाएं? तो देखिए strong acids बेटा वो होते हैं, ध्यान रखना, which dissociate completely, जो completely dissociate हो जाते हैं in water solution, ठीक है, या एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे सपोज वी हैव HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, ये सब्सटेंस, मैं एक बार नाम बोल देता हूं, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीन एसिड आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। दीज थ्री एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि अगर आप इनका, जैसे सपोज आपने 100 ml एसिड लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो अप्रॉक्स 100 का 100 ml आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, H+ आयन को रिलीज करेगा। इसको ये समझे, जैसे HCl को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर इट विल फॉर्म H+ आयन एक्वस एंड Cl- आयन एक्वस। तो वो सारे सब्सटेंस ध्यान रखना जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन को रिलीज करते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। और अगर मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करते हैं तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे।
तो मैक्सिमम वही रिलीज करेंगे जिनका डिसोसिएशन यानी जो टूटेंगे, मैक्सिमम टूटेंगे, उन्हें आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। लेकिन वीक एसिड किसे कहेंगे बेटा? वीक एसिड वो होंगे which dissociate partially, ठीक है, पार्शियली, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली से मेरा क्या मतलब है? पार्शियली से मेरा मतलब है जैसे सपोज आपने 100 ml लिया कोई एसिड और आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में 100 में से हो सकता है कि मुश्किल से 10 ml या 5 ml या 15 ml ही डिसोसिएट हो पाया या वही H+ आयन को रिलीज कर पाया। तो इन दैट केस द एसिड विल बी कॉल्ड वीक एसिड। उस केस में हम उसे वीक एसिड बोलेंगे। वीक एसिड क्या हो सकता है? देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। H3H2CO3 कार्बनिक एसिड, दिस इज आल्सो वीक एसिड। ठीक है, तो आप तो ये ध्यान रखें, अगर इन 3 एसिड के अलावा आपको कोई भी एसिड दिख रहा है ना बेटा, वो सारे के सारे एसिड वीक है। ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग लर्न कर लें, उसके अलावा जो एसिड आएंगे ऑल दोज एसिड्स आर वीक। अगर उनको भी याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करता हूं तो स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, तो आप 10 तक के स्टैंडर्ड तक ये ध्यान रख सकते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बेस जो है, these two bases आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अपने मोस्टली यही स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में दिए गए हैं, और इसके अलावा जो बेस आएंगे वो अपन वीक कैटेगरी में रख देंगे। तो जैसे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होंगे? ये पार्शियली डिसोसिएट हो जाएंगे, पार्शियली डिसोसिएट, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं। इसमें आपके पास वीक बेस में क्या आ जाएगा? जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, या सपोज वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग को ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग के अलावा जो आएंगे वो सारे वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपन ने इसको इनकी स्ट्रेंथ के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एक चीज और, एसिड के लिए तो हमने कहा कि जो H+ आयन को रिलीज कर रहे हैं उनको एसिड कह रहे हैं। फिर बेस किसको कह रहे हैं? जैसे देखिए NaOH है, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, और जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहां पर ये Na+ आयन एंड OH- आयन की फॉर्मेशन करेगा। तो जो OH- आयन की फॉर्मेशन कर रहे हैं ना बेटा, यहां पर ये बेस है, यानी वो सभी सब्सटेंस, ऑल दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस, उन्हें अपन बेस कहेंगे। और अगर वो ग्रेटर नंबर ऑफ OH- आयन बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, कम बनाते हैं तो वीक बेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देता हूं, एक टॉपिक छोटा सा और ले लेते हैं अपन, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल और ले लेते हैं अपन। देखिए पीएच स्केल, व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल को समझ लेते हैं, पीएच स्केल किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी एसिड या बेस की अगर स्ट्रेंथ को हमें फाइंड करना है कि हमें जो एसिड दिया हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है, तो हम उसके पीएच को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पीएच से हमें पता चल जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर पीएच की वैल्यू कम होती है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, पीएच की वैल्यू हाई होती है तो जो एसिड है वो वीक होता है। कैसे होता है ये चीज समझेंगे अपन, पहले एक बार पीएच की डेफिनेशन ले लेते हैं। देखिए पीएच इक्वल्स टू -log H+ आयन। तो यहां इस इक्वेशन से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं इजिली कि पीएच क्या है। तो आप देखिए ये नेगेटिव साइन लगाया मैंने, तो हम यह कह सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन concentration of a solution is called pH। pH क्या होता है? किसी सॉल्यूशन में जो H+ आयन कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना H+ आयन की कंसंट्रेशन को अपन इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, उसका जो नेगेटिव लॉग होता है उसी को हम pH कहते हैं। तो ये दोनों में रिलेशन है, तो ये तो pH की डेफिनेशन है। लेकिन क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जाता है बेटा? क्वेश्चन पूछा जाता है pH देकर के, और ये पूछा जाता है कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा।
ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी ये बताना होता है। तो इसको समझते हैं अपन एक बार। देखिए आपके पास एक सिंपल सा वो बना रहा हूं मैं कि एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं H प्लस आयन, ठीक है, और दूसरा नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूं pH, उनका pH। तो यहां कुछ कंसंट्रेशन लिख रहा हूं मैं 10⁻⁻14, 10⁻⁹, 10⁻⁻7, 10⁻⁻6 कर देते हैं, 10⁻⁵, 4 कर लो इसको, देन 10⁻⁻1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने कुछ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लिखी है, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये कहा था, आपको ध्यान हो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ध्यान रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कोई भी एसिड कितनी स्ट्रेंथ होगी उसकी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। मतलब सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H प्लस आयन कोई भी सब्सटेंस देगा, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहां पर मैंने कुछ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन लिखी है, यहां पर देखिए, ठीक है। तो यहां क्या है, बच्चे गलती करते हैं बेटा, वो सोचते हैं कि जिसके ऊपर पावर ज्यादा बड़ी लिखी हुई है उसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है आगे। तो इसका मतलब ये कि जिसके ऊपर जिसकी पावर ज्यादा है, जैसे -14 पावर है यहाँ पर, दैट मीन इसकी वैल्यू सबसे कम है, इसकी वैल्यू उससे ग्रेटर है, इसकी उससे ग्रेटर है, इसकी उससे ग्रेटर है, तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहां पर हमारे पास H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो होती है ना, वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी है, 10⁻⁻1 की है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा, मोस्ट एसिडिक होगा ये, क्योंकि यहां पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। अब ध्यान रखें कि क्या मैं H प्लस आयन कंसेंट्रेशन से pH फाइंड कर सकता हूं? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप ध्यान रखें, अगर मैं H प्लस आयन को बाहर लेता हूं तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है, 10⁻⁻pH, ठीक है। तो H प्लस कंसेंट्रेशन अगर मुझे पता है तो ध्यान रखना बेटा, उसके ऊपर जो पावर लगी होती है ना यहाँ पर, ये pH को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, वो pH को एक्सप्रेस करती है। तो यहां पर अगर मान लो H प्लस की कंसेंट्रेशन -14 है, तो उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगी 14, वो pH को एक्सप्रेस करेगी। तो इसका pH 14 है, 10⁻⁻9 है, तो इसका मतलब ये 9 इसका pH होगा, -7 है तो इसका pH 7 है, इसका pH 6 है, इसका pH 4 है, इसका pH 1 है, ठीक है। तो अब आप गौर करें, देखिए जिसका pH 1 आ रहा है उसकी कंसेंट्रेशन 10⁻⁻1 है, और मैंने कहा कंसेंट्रेशन तो ये सबसे हाई थी, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक था, तो इसलिए pH जिसका 1 है वो भी ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सिमिलरली इसे देखें आप, ये बिल्कुल बीच की वैल्यू है 7, अगर pH की वैल्यू 7 आती है और H प्लस कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 आती है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, वो न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न तो एसिडिक न बेसिक, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो वो कैसा हो जाएगा, वो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड शो करेगा। और इस तरफ अगर आप जाते जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं न्यूट्रल से इस तरफ, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं यहां आता हूं, इस डायरेक्शन में आता हूं, देखो, तो इस डायरेक्शन में ध्यान रखना, जैसे इसकी बात करता हूं तो ये सबसे कम एसिडिक है, ठीक है। जो सबसे कम एसिडिक होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। अगर इसका pH 14 है और कंसेंट्रेशन इतनी है, तो यहां अगर मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं तो मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बेटा, यहां बेसिक स्ट्रेंथ जो है या बेसिक नेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो बेसिक बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो एसिडिक बढ़ रहा है, और बिल्कुल बीच में है आप तो न्यूट्रल है, यानी अगर 7 pH है तो न्यूट्रल है, H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस तरह से अपन एसिडिक और बेसिक नेचर पता लगा सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन होता है जहां आपको दे दिया जाता है कि आपके पास pH जो है किसी सब्सटेंस का वो 4 है, तो उसका नेचर बताइए, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो हम 4 देख सकते हैं, कहां आ रहा है, यहां आ रहा है बीच में, 7 से इसके बीच में आ रहा है 4 pH, तो इसका मतलब वो एसिडिक है। और अगर मान लो जैसे pH 11 आ गया, तो pH 11 का मतलब 7 से 14 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और 7 से 14 के बीच में, तो इधर वाले सब्सटेंस बेसिक होते हैं, तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा हो जाएगा,
बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने बताया है यहाँ तक। इसके अलावा जो मैंने वीडियोस बेटा अपलोड, हाँ बोलिए, बोलो बेटा। पीएच लेवल अगर निकालना भी है तो अपन निकाल सकते हैं, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है। बाकी एक फॉर्मूले से भी होता है, बाकी आपके सिलेबस में फॉर्मूले से नहीं है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो। अभी यहाँ आप देखो, जैसे मैंने -14 लिखा है तो पीएच 14 है, -9 लिखिए कंसंट्रेशन 9 है, -7 लिखिए 7 है। तो यानी कंसंट्रेशन को देख करके आप पीएच निकाल सकते हो। बस आपको ये वैल्यू ऊपर वाली दे रखी है तो आप डायरेक्ट बताएंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड करना नहीं है। ठीक है ना, तो आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आप और ज्यादा डीप पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में जाके, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डीप नहीं लिया है। इतना सफिशिएंट है, इससे आप आराम से 10th के जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी बेटा और भी टॉपिक्स हैं जो अपने उसमें है पढ़ा रखे हैं अपन ने, और उनके वीडियोस भी बना रखे हैं, तो उसमें भी देख लें आप। ठीक है, और उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको इश्यूज होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो जो आपका ये ऐप है, इस ऐप में भी आप शायद ऑप्शन है जहां पर हम लोग अपनी डाउट लिख सकते हैं अगर है तो। बाकी आप व्हाट्सएप पे भी सेंड करवा सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई ऐसी कोई डाउट है आपकी तो आप डाउट लिख करके और उसको व्हाट्सएप कर देना, जो आपके कंसर्निंग टीचर है वो मेरे पास सेंड कर देंगे, तो आपकी डाउट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहे बेटा आप लोग, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो, और मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, नहीं तो बच्चे क्या लीव कर रहे हैं अभी, है ना। एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ, लीव मत करना बेटा। यस, तो मैं कह रहा था ये बेटा, मैं अभी ना 2-3 घंटे तक, अभी जैसे आपके लगभग 10 o'clock होने वाले हैं, तो लगभग 12 या 12:30 बजे तक ये वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो जैसे कोई स्टूडेंट मान लो बीच में नहीं देख पाया हो तो वो भी आप इजीली देख लेगा। ठीक है, तो वो चाहे तो मेरे वाले चैनल पे, जिसका केमिस्ट्री बाय राजेंद्र शर्मा, देख सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वहां पर और भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं जिसमें मैंने रिवीजन क्वेश्चंस डाल रखे हैं। ठीक है, उनको भी आप लोग देख लेना जरूर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। और फिर कोशिश ये करेंगे, आपके जो क्लासेस नहीं आ रही थी वो हम लोग सैटरडे को, जो आपका जैसे जब क्लास नहीं होती है तो मैं कोशिश करूंगा उसमें 1-1.5 घंटे की क्लास अपन सैटरडे को कंडक्ट कर लेंगे, जिससे आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो इजीली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।